लेकिन जो साजिशें हमारे साथ रची जा रही हैं, शायद ही किसी प्रत्याशी के साथ इस प्रकार की साजिशों का सामना करना पड़ा होगा। केस मुकदमे तो अलग विषय हैं, लेकिन आपको जानकारी मिला होगा कि हमारे नाम से भी 2-3 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा था, बाकायदा भरा भी था, लेकिन शायद रिजेक्शन हो गया, कुछ त्रुटि। तो आखिर इतनी साजिशें क्यों? हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और जब प्रत्याशियों को पूछा जाता है कि जयराम महतो कितना असर करेंगे, तो बोलते हैं नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। तो यह फैक्टर नहीं है तो इतना प्रत्याशी हमारे नाम से पर्चा काहे भर रहे हैं? और सबको मालूम है, जब वो प्रत्याशी अपना इंटरव्यू देंगे और जब उनसे पूछा जाएगा, वो खुद आपकी पोल खोलेंगे कि उनको क्या लोभ दिया गया है, क्या लालच दिया गया है। बताइए, उस शख्स को ये नहीं मालूम कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। उसको ये भी नहीं मालूम कि वो किसी पार्टी से लड़ रहा है कि इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो धोखेधड़ी और जो साजिशें रची जा रही हैं, उनको इस बात का डर है कि अगर हम लोग राजनीति में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो पुराना ओल्ड पॉलिटिक्स का पैटर्न है, ये जनता को गुमराह करके रखना, जनता को धोखे में रख के वोट लेना और फाइनली अपने परिवार को उन्नति के रास्ते पर लेकर जाना, अपने आने वाली 10 पीढ़ी के लिए धन जमा करना, इन व्यवस्थाओं पर रोक तो लगेगी। चुनाव इसलिए होते हैं कि वर्तमान की बात हो, चुनाव इसलिए होता है कि पूरे देश, पूरे राज्य के भविष्य की बात हो। लेकिन यहाँ तो नेता लोग अपने भविष्य की बात करते हैं, केवल अपने बच्चों की भविष्य की बात करते हैं, और किसी से छुपा नहीं है। आप चाहें तो पता कर ले कि जो भी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं जो किसी बड़े बड़े पार्टी से हैं, जो 2 बार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, उनके बच्चों की क्या स्थिति है, उनके बच्चे किस हालात में हैं, किस कंडीशन में हैं, आपको बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उनके बच्चे कोई दिल्ली में होंगे, कोई किसी कॉलेज के डायरेक्टर होंगे, कोई किसी विदेशी कंपनी को टेक ओवर करते हुए पाए जाएंगे। यानी वोट हमसे लिया गया, हमारे माताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे चाचा, हमारे दादा दादी, नाना नानी ने 12 बजे के धूप में खड़ा होकर उनको वोट किया, और उन्होंने काम क्या किया? निस्संदेह काम किया है। नली गली सड़क, बहुत सारी बिलों पर चर्चा किया, बहुत सारे विधेयकों पर उन्होंने चर्चा किया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने क्या मैक्सिमम किया? अपने परिवार के लिए बात किया है। ये किसी से नहीं छुपा है। आप सड़क के किनारे, आपको जानकारी चाहिए तो हम जानकारी देंगे। एक ही सड़क के किनारे उनका 50 कदम में 5-5 एकड़ का जमीन मिलेगा। अब बताइए, ये कौन सा चुनाव है भाई? ये कौन सा राजनेता है कि आप आखिर जमीनें आप किसकी खरीद रहे हैं? अपने ही गांव वालों की खरीद रहे हैं। वो गरीब है तभी तो बेच रहा है, यानी आप गरीबी को उसका फायदा उठा रहे हैं। आपको वोट इसलिए दिया गया था कि आप गरीबी उन्मूलन पर बात करो, आप रोजगार पे बात करो, और आपने क्या बात किया कि हाँ 5 एकड़ जमीन कहाँ कोई बेच रहा है, हम खरीद लेंगे। क्या जो बेचने वाला खुशी खुशी बेच रहा है? एक बात बताया जाए, इस लाइव के माध्यम से मैं तमाम राजनेता पूछते हैं कि जयराम महतो तीखा सवाल करता है, तो जिनकी जमीनें आप खरीदे हैं, तमाम जो विधायक सांसद हैं, चाहे कोई अपार्टमेंट खोल के रखे, चाहे स्कूल कॉलेज खोल के रखे, ओवरऑल उनकी तो प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। 150 एकड़, किसी के पास 200 एकड़, इस किसी भी गांव में आप चले जाए, एवरेज उस गांव में 2 एकड़ जमीन नहीं होगा आज के डेट में किसानों के पास, और आपके नेता के पास 150 एकड़ जमीन है, और वो कहते हैं आपके नेता हैं, वो कहते हैं आपका हितैषी हैं। गलत कहते हैं। जितना मूल्य आपके बहियार खेत के जमीन का नहीं है, उतना मूल्य उनका जो बाथरूम है उस जमीन का है, और अगर वो कहते हैं फिर भी आपके हितैषी हैं, तो ये जनता का दुर्भाग्य है। तो इसलिए आज हम लोग ओल्ड पॉलिटिक्स से हटकर एक नई पॉलिटिक्स को स्थापित करने का काम करेंगे, और हम लोग वचन देते हैं जो हमारा चुनाव होगा, हमारे जो प्रत्याशी होंगे, अगर वो जीतते हैं तो इस बात को याद रखेगा। हमारे लिए एक विशेष गाइडलाइन होगी कि कुछ भी हो जाए, चुनाव के बाद जिस प्रकार से बाकी लोग अपनी धन संपत्ति अर्जित करते हैं, जनता को धोखे में रखकर, जनता के भरोसे को नीलाम कर, ये हमारी पार्टी में ये परिपाटी नहीं दोहराई जाएगी। इस बात के लिए हम लोग आश्वस्त करते हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं, इससे पहले जो भी प्रत्याशी होते हैं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी आपने सुना होगा 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जिनको आशंका थी कि कहीं नॉमिनेशन गड़बड़ न हो जाए, तो किसी ने अपनी पत्नी को बैकअप के लिए रखा था, किसी ने अपनी माँ को बैकअप के लिए रखा था, किसी ने अपने पिताजी को बैकअप के लिए रखा था। और हमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा गिरिडीह से आपका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है, तो हमने कोई बैकअप नहीं दिया। हमने बैकअप भी दिया तो हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने नामांकन भरने का कार्य किया। यानी हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे हम लोग स्पष्ट खरे उतरेंगे कि हमारा आइडियोलॉजी क्या है, कि हम लोग पूंजीवाद के समर्थक नहीं हो सकते हैं। पूंजीवाद कहने का मतलब है क्रोनी पूंजीवाद, और परिवारवाद के तो समर्थक हम लोग हो ही नहीं सकते हैं। ब्लड रिलेशन से
हम लोग कभी चुनाव में शिरकत नहीं करेंगे। इस बात को लेकर हम लोग आश्वस्त करते हैं। लेकिन आज बाकी नेता क्या कर रहे हैं? 20 साल खुद पॉलिटिक्स करते हैं और 21वें साल अपने नेता को टिकट देके खुद आराम करने चले जाते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? राजतंत्र की परिपाटी को यहाँ स्थापित की जा रही है, राजतंत्र के तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है और आप लोकतंत्र की बात करते हैं। तो इसलिए आज झारखंड के साथ साथ भारत देश को एक नई राजनीतिक विचार को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा मानना है नए सोच से नई राजनीति का उदय होगा। पार्टी बदलने से और नेता बदलने से नहीं, विचार बदलना होगा। और विचार क्या है आपको मालूम है। यह देश जहां एक और असमानता की खाई में घिरा जा रहा है, वहीं हमारे राजनेता ऐसो आराम का जीवन यापन करते हैं। हमारे राजनेता जब बेरोजगारों के रोजगार की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं, जब रेलवे में वैकेंसी की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं, जब नियोजन और नियमावली की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि नहीं 2,88,000 झारखंड के विधायकों का वेतन किया जाएगा, सब तालियां बजाते हैं। ये उनका मानसिकता है, ये उनका चरित्र है कि जब हमारे नेताओं का इंक्रीज होगा उनके वेतन